नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की अपनी YouTube क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट की कक्षाओं वालों में तो ये और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये तीनों नाम प्रचलित हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तीनों नाम प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पहले हम नाम के ऊपर ही चर्चा कर लें। पहले ये जो विश्व में मानव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, इसके नाम पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इस सभ्यता के जानकारी सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इसका नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। फिर और स्थान मिले तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे और सबसे पहले हड़प्पा नामक टीले का उत्खनन हुआ, इसलिए उसको क्या कहने लगे, हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। और वास्तव में सबसे प्रचलित नाम है वो क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता ही है, जो इसका वास्तविक नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की हम प्रारंभिक जानकारी के आधार पर और पढ़ रहे हैं। आगे हम इनके सारे जितने भी सैंधव स्थल है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ऐसे जो नाम सुन रहे हैं, इनके बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैनसन नाम का एक अंग्रेज था और उस अंग्रेज ने जहां आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, उस स्थान का उसने भ्रमण किया और उसने चार्ल्स मैनसन ने विश्व के सामने और ये उजागर किया कि यहाँ पे कोई मानव सभ्यता, प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष छुपे हुए हैं। लेकिन उसकी बात के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ज्यादा उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आगे चल करके क्या होता है, 1856 ईस्वी की बात है। 1856 के अंदर और एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरा है विलियम बर्टन। ये जॉन बर्टन और विलियम बर्टन जो दोनों बर्टन बंधु के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, बर्टन बंधु। ये जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये बर्टन बंधु क्या कर रहे थे, ये दोनों आदमी कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे और इन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो टीले जो उत्खनन में अपने को मिले हैं, उन टीलों से ये दोनों व्यक्ति ईंटों को निकाल करके और रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टीलों से खुदाई करते हुए और वहां पर जो प्राचीन ईंटें निकली, उन ईंटों का प्रयोग कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसका प्रयोग करते रहे। लेकिन इसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आखिर जमीन के अंदर इस प्रकार की ईंटें कहां से आती हैं। तो इन दोनों के इस कार्य का सर्वेक्षण कर रहा था अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति ये इनको देख रहा था। और ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के अंदर 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक हैं।
इसने कोलकाता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। ये अलेक्जेंडर कनिंघम इनको देखा, इसका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करके विश्व पटल के ऊपर सबके सामने बताया कि वहां पर कोई मानव सभ्यता छुपी हुई है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद में भी फिर ये ठंडे बस्ते में चले गया, इसकी ओर किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे फिर 20वीं शताब्दी अर्थात 1921 के आसपास सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो टीले थे उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया, उनका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के उपरांत और इसने इन प्राचीन सभ्यता को उजागर करने का निर्णय लिया। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसने निर्देशन किया है और इसके निर्देशन में और राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का उत्खनन किया। हड़प्पा के टीलों की उसने खोज की। हड़प्पा के टीलों की खोज करने वाला कौन था, राय बहादुर दयाराम साहनी। इतिहास में इसका ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, इन्हीं की चर्चा होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। प्रश्न का जवाब यही है, दयाराम साहनी। तो हम तो यहाँ सिर्फ पहले हम यही बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में कौन लेकर के आया और फिर यहाँ से क्या चीजें मिले हैं, कौन कौन सी जानकारी मिली है। ये तो आगे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत, हड़प्पा के टीलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसमें बताया जाएगा। लेकिन हड़प्पा से जितने अवशेष मिले हैं उन अवशेषों से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो सुन रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, इसके काल निर्धारण, उसका काल निर्धारण ये महत्वपूर्ण बात है। आखिर कितने समय पुरानी है ये सभ्यता, कौन से जमाने में ये फली फूली थी, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसके काल निर्धारण की जहां तक बात करते हैं, इसके काल को निर्धारण किया सबसे पहले 1931 में जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं, इस जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया और इसने बताया कि यह हड़प्पा सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक है। कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। इसका जॉन मार्शल का नाम से पूछा जा सकता है। वैसे हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग निर्धारित किया है, हम उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जॉन मार्शल के अनुसार यही है। एक अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से सरगान जो अफगानिस्तान में है, सरगान, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अभिलेख लगा हुआ है और उस अभिलेख में भी सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो यही है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। अब उसके बाद में महत्वपूर्ण बात यह है, एक अर्नेस्ट मेके है, एमएस वत्स है और
व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर। देखो महत्वपूर्ण चीज है ये, और NCERT, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनका किसी का भी रेफरेंस देकर के पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार कितना है, MS वत्स के अनुसार कितना है, डीपी अग्रवाल रोमिला थापर के अनुसार कितना है, NCERT के अनुसार कितना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले बताने जा रहा हूं आपको NCERT के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखना। ये निश्चित रूप से NCERT वाला जो पार्ट है ये महत्वपूर्ण है। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर, इसने बताया है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ये डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ये दोनों बताते हैं कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। अब एक प्रश्न और उठता है, इनसे पहले एक प्रश्न और उठता है। आपने देखा होगा रेडियो कार्बन 14 अर्थात C14, ये किसी जीवाश्म की आयु निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है, और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो भी 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। अब 2300 से 1750 ईसा पूर्व भी रेडियो कार्बन विधि के अनुसार भी उसका काल यही है, और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर इसने भी इसी का ही समर्थन किया है। अब इन दोनों का एक है, NCERT का अलग हो गया। मॉर्टिमर व्हीलर है, ये बताता है कि इसका शासनकाल, इसका काल निर्धारण 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। मॉर्टिमर व्हीलर कहता है कि 2500 से 1500 है इसका, जबकि MS वत्स ये 3500 से 2700 इसका काल निर्धारण किया है। तो MS वत्स के अनुसार 3500 से 2700 है, मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, डीपी अग्रवाल और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 2300 से 1750 है, NCERT के अनुसार 2500 से 1500 है। एक बचा कौन? अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके है, ये क्या बताता है? अर्नेस्ट मैके बताता है 2800 से 2500 ईसा पूर्व, ये अर्नेस्ट मैके बताता है। तो कम से कम अपने को 3, 4, 5 वैज्ञानिकों के द्वारा जो इसका काल निर्धारण किया गया है, इसको तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से कोई भी प्रश्न अपने को किया जा सकता है। आगे हम अब इसका काल निर्धारण कर लिया। काल निर्धारण करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है इसका विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जहां तक हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं, इतिहासकारों ने बताया है कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अर्थात पहले हड़प्पा के टीले की खुदाई हुई है, हड़प्पा के टीले की खुदाई होने के बाद में और इसका विस्तार, इसका मुख्य केंद्र, वैसे इसका मुख्य केंद्र सिंध और पंजाब में था। सिंध और पंजाब में, अर्थात पाकिस्तान, पंजाब, यहां पे इसका मुख्य केंद्र था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में इसका मुख्य संकेंद्रण था। लेकिन आगे चल करके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कई स्थलों की
का पता लगा है, बहुत सारे स्थलों की खुदाई हुई है और वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना गया है। तो ये इतनी दूर में इसका विस्तार है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये उठती है, हड़प्पा सभ्यता भारत में और पाकिस्तान में इसमें कहां से लेकर कहां तक फैली हुई थी। देखो, उत्तर में ये जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी तक और पश्चिम के अंदर मकरान समुद्र तट से लेकर के और पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना गया है। और इतने इलाके के अंदर ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अब देखा जाए तो मकरान का समुद्र तट जो बलूचिस्तान में है, वहां पे सुतका गेंडोर नाम जो स्थान है बलूचिस्तान के अंदर, ये बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमतम स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमतम स्थल है इसका सुतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर जो अपने उत्तर प्रदेश में है। सबसे उत्तरी स्थल इसमें जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी कौन सा माना गया है? मांडा नामक सैंधव स्थल है, उसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान माना गया है। जो भारतीय भूमि में तो सबसे उत्तरी ये है, लेकिन संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की तरफ से देखा जाए तो वो दूसरा है सोरतुगई और मुंडीगाक, और ये दोनों स्थान अफगानिस्तान में हैं। ये दोनों स्थान अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुकुश पर्वत जो है, उस हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में ये दोनों स्थान हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरतम स्थान माने जाते हैं। जबकि भारतीय भूमि के अंदर, भारतीय भूभाग में सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? मांडा संस्कृति है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी की बात करें, नर्मदा नदी हमने बता दिया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर के पास में और सबसे दक्षिणी स्थान है इसका दैमाबाद। ये दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान है। और देखा जाए तो अब तक करीबन हड़प्पा सभ्यता के 350 स्थान प्रकाश में आ गए हैं। 350 स्थानों का उत्खनन हो चुका है, और उस 350 स्थानों में से 200 स्थान अकेले गुजरात में है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। बाकी अब देखो 350 में से 200 स्थान गुजरात में है। अब जो 150 स्थान है वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, इन बलूचिस्तान, वहां पर 150 स्थान फैले हुए हैं। अब देखा जाए तो ये इसका महत्वपूर्ण विस्तार है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के जो महत्वपूर्ण स्थान है वो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्रफल है वो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। और आगे यदि बात की जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन आज की कक्षा के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं सिर्फ अकेले हड़प्पा स्थल। देखो, हड़प्पा स्थल के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनकर के याद रखना। हड़प्पा वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। अब उसके बाद में
आगे चल करके देखा जाता है तो कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बड़े बड़े स्थल से सारे स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान इस बात का दम भरने लगा कि हमारे पास विश्व की सबसे प्राचीनतम मानव सभ्यता है, और भारत में कुछ नहीं बचा, ये सारे स्थल चले गए। भारत में बसता है सिर्फ एक थोड़ी सी कोर बस्ती है भारत के अंदर। आप ये ध्यान रखना, थोड़ी सी कोर बस्ती है। क्या? एक को से कोटला निहंग खां, कोटला निहंग खां, और रह से रंगपुर। अब ये रंगपुर तो है गुजरात में, कोटला निहंग खां जिसको हम कहते हैं रोपड़ सभ्यता, जो पंजाब में है। सिर्फ ये 2 स्थान बचे, बाकी हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े स्थान कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो जितने भी थे वो सारे भारत से बाहर थे। अब उनमें से ही और एक महत्वपूर्ण, हम सबसे पहले जिसकी खोज सबसे पहले हुई, जिसका उत्खनन सबसे पहले हुआ, जिसके नाम से ही इस सभ्यता का नाम चल पड़ा, वो है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल के बारे में अध्ययन करते हैं 1921 के अंदर, और इसकी खोज हुई है। इसकी खोज किसने की? D.R. साहनी अर्थात दयाराम साहनी, ये याद रखना। फिर इसके बाद उत्खनन की करते हैं, तो उत्खनन करता इसके 2 हैं। इसके उत्खनन करता एक तो है MS वत्स, और दूसरा है मार्टिमर व्हीलर। ये मार्टिमर व्हीलर और MS वत्स ने 1936 में और इसने 1946 में हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किया इसने। अब ये दोनों नाम भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो गए। मार्टिमर व्हीलर भी महत्वपूर्ण है, दयाराम साहनी भी महत्वपूर्ण है, MS वत्स भी महत्वपूर्ण है। ये तीनों इसका उत्खनन करते हैं, और इसके उत्खनन करने के बाद में, उत्खनन करने से अपने को क्या मिला, यहां से महत्वपूर्ण बात ये है। कहते हैं उत्खनन करने से यहां पर अपने को 2 टीले मिले। 2 टीलों की खुदाई होती है। जो पश्चिमी टीला था उसको कहा गया दुर्ग टीला, जो पूर्वी टीला था उसको कहा गया नगर टीला। अर्थात ध्यान से समझना, जो दुर्ग टीला था उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, और जो नगर टीला था उसमें सामान्य जनता का निवास था। ऐसा पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया है। और ये जो दोनों टीले थे यही हड़प्पा के महत्वपूर्ण टीले माने गए। जितनी जानकारी मिली, हड़प्पा से जितने अवशेष मिले हैं वो इन दोनों टीलों से ही अपने को प्राप्त हुए हैं। अब यहां से अपने को कौन कौन सी चीजें मिली और ये हड़प्पा सभ्यता क्यों प्रसिद्ध हुई, वो हम आगे देखो विस्तृत बातें बताने जा रहा हूं। ये जो दोनों टीले हैं, इन दोनों टीलों के दक्षिण के अंदर, अर्थात ये दोनों टीले वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी कहां? मोंटगोमरी जिला, जिसका अब नाम है साहिवाल जिले के अंदर, और रावी नदी के किनारे। ये भी ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, अर्थात हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे? ये रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर मोंटगोमरी जिला था, जहां अब वर्तमान में है साहिवाल जिला। उस साहिवाल जिले के अंदर रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल था। वहां से 2 टीले मिले। एक टीले को नाम दिया गया दुर्ग टीला, दूसरे को नाम दिया गया नगर टीला। इसके दक्षिण में और एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। क्या मिलता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान मिलने से पुरातत्ववेताओं ने इस बात का अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को दफनाते थे।
और उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में R37 क्या है। R37 एक कब्रिस्तान है जहां से अपने को बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अब कब्रिस्तान मिला है, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो फेमस जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो चीजें बताने जा रहा हूं आपको मैं। सिर्फ जो अपनी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है। हड़प्पा में अन्नागार, देखो वैसे मोटे रूप से ये प्रश्न छोटी कक्षाओं में भी चलता था कि अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, अर्थात संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसमें लोथल के गोदीवाड़े को छोड़ दिया जाए तो गोदीवाड़े के बाद में और दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा संरचना है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा का अन्नागार। और ये अन्नागार क्या था, 6-6 की 2 पंक्तियों के अंदर, कितनी, 6-6 की 2 पंक्तियों के अंदर और कुल 12 कक्षों वाला, 12 कक्षों का और एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्नागार अर्थात धन का संग्रह भी करते थे। 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है जो 50 गुणा 20 वर्ग फीट से बना हुआ था। अब ये महत्वपूर्ण बात है, 50 गुणा 20 फीट उसका मतलब माप है। अब आप सोच लो कितना बड़ी संरचना हो सकती है। तो ये अन्नागार मिला जो उसकी सबसे बड़ी संरचना है। प्रश्न आ जाए, देखो मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार और स्नानागार दोनों हैं, वो भी हम बताएंगे, उसका भी बताऊंगा मैं कितना माप है। लेकिन ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में सबसे बड़ी संरचना यही है। अब उसके बाद में वहां से कौन कौन से अवशेष मिले, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप ठीक प्रकार से नोट करते लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखो लिख रहा हूं मैं, हड़प्पा से मजदूरों का बैरक मिला। क्या मिला, मजदूरों के रहने का बैरक मिला है। और पित्तल की इक्का गाड़ी, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है। प्रश्न कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं कि पित्तल की इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला, अर्थात मजदूरों का बैरक कहां से मिला। और एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, देखो कितना अच्छी बात है। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस मुद्रा के ऊपर ऐसा चित्र है कि पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र बनाया गया है। गरुड़ पक्षी है, वो अपने पैरों में एक सांप को दबा रखा है। और दूसरी इतनी महत्वपूर्ण और है, वो क्या है, एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा पर कैसा चित्र मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, सॉरी मुद्रा पर नहीं, मृण मूर्ति मिली है कि यहां एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसके अंदर एक आश्चर्यजनक साक्ष्य मिला है। ऐसा साक्ष्य किसी भी स्थान से नहीं मिला है। और नरक बंद प्रस्तर अर्थात मानव के धड़, मानव का धड़ तथा गेहूं व जौ का अवशेष। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे,
और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। प्रसाधन, मंजूषा यहां से मिला है, कांसे दर्पण यहां से मिला है, कांसे दर्पण यहां से मिला है। और सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें, कौन सी मोहरें? लेख युक्त मोहरें सबसे ज्यादा कहां से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मोहर बनाई जाती थी मोहनजोदड़ो में, लेकिन लेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लकड़ी, ये एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं, लकड़ी के ताबूत में समाधान, लकड़ी के ताबूत के अंदर रख करके समाधान करते थे हड़प्पा के लोग, ऐसा साक्ष्य मिला है। तथा मानव के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मानव के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर कहां से मिला है? ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अब इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता है उसकी पूरी पृष्ठभूमि को भी पढ़ लिया, और उसमें से एक महत्वपूर्ण सैंधव स्थल जो हड़प्पा नाम से प्रसिद्ध है, उस हड़प्पा के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। ध्यान रखना, इसी हड़प्पा स्थल के नाम से ही और हड़प्पा सभ्यता नाम प्रचलित है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है कि सैंधव सभ्यता का सर्वमान्य नाम है, कौन सा नाम है? हड़प्पा सभ्यता नाम है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से हमने ये जानकारी कलेक्ट कर ली। इन चीजों को आप जरूर याद रखना। पित्तल की कागाड़ी मिली है, एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ वाला चित्रण मिला है। ये सारी चीजें हड़प्पा से मिली है, महत्वपूर्ण है। आगे की कक्षाओं के अंदर हम मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है, रोपड़ है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप हमारी कक्षाओं में यूं ही बने रहें। तब तक आप अगली कक्षा तक हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।